हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दो आपने करंट कैरिंग कंडक्टर लिए जो पैरेलल है एक दूसरे के, उनमें से करंट भी फ्लो हो रहा है। दो केसेस हो सकते हैं, करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम भी हो सकती है दोनों में, या फिर ये भी हो सकता है कि एक में करंट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो दूसरे में करंट ऊपर से नीचे आ रहा हो। दोनों केसेस हम यहाँ स्टडी कर लेंगे। तो आपको उनके बीच में फोर्स निकालनी है। अगर हम ये दो पैरेलल कंडक्टर ले लें, एक है कंडक्टर 1, एक है कंडक्टर 2, और मान लेते हैं फिलहाल स्टार्टिंग में कि दोनों की लेंथ जो है हमने वो यूनिट दी है 1 मीटर लगा लो, और दोनों में करंट की डायरेक्शन भी आपने सेम मान ली। इसमें से करंट जो है वो I2 और इसमें से करंट जो है वो I1 फ्लो कर रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि दोनों को R डिस्टेंस के साथ हमने जो है वो सेपरेट कर रखा है। तो हमें इस सिचुएशन में अब ये पता लगाना है कि इनके बीच में फोर्स कितनी होगी। कहने का मीनिंग ये है कि हमें पता है जिसमें से भी करंट फ्लो होता है तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस कंडक्टर की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो फोर्स लगाएगी इस पे, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स पैदा करता है, जो आपने कल लास्ट वीडियो में देखा है। वही चीज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो पहले लिख लीजिए, कंसिडर टू कंडक्टर 1 and 2, कंसिडर टू कंडक्टर 1 and 2 having same unit length, having same unit length, having same unit length and current in same direction। करंट भी जो है वो दोनों में सेम डायरेक्शन में ही हमने कंसीडर किया है। लेट दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, लेट दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। दोनों के बीच का अगर हम मान लेते हैं डिस्टेंस r, तो अब हमें ये पता है पहले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B1 होगी, दूसरे की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, B2 होगी। तो हम लिख लेते हैं these two wires will produce magnetic field B1 and B2। एक ने मैग्नेटिक फील्ड B1 कंसीडर दी और दूसरे ने B2। अब हमें ये पता है कि ये दोनों कंडक्टर जो हैं वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। अगर फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करो तो दूसरा उसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करो तो पहला उसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो लिखिए, एज ईच कंडक्टर इज इन, एज each conductor is in magnetic field of other so each conductor will एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो दोनों कंडक्टर जो है फोर्स फील करेंगे, पहला भी कंडक्टर पे फोर्स लगेगी और दूसरे कंडक्टर पे भी फोर्स लगेगी। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहले वाले की फील्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक पॉइंट हमने P सेकंड कंडक्टर के ऊपर मान लिया। अब इस P पॉइंट पर हमने फोर्स निकालनी है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1। तो आप ये मान लीजिए कि अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ करी
फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करी, उस मैग्नेटिक फील्ड साइकिल के पी पॉइंट लाई कर रहा है हमारे पास। इस पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, अब जो है फोर्स निकालनी है। तो लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट पी ड्यू टू करंट इन फर्स्ट कंडक्टर। अगर फर्स्ट कंडक्टर में जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ गई आपके पास B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 2 पाई R। इक्वेशन फर्स्ट, ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, बहुत बार हमने फॉर्मूला किया है। एक लाइन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो है आपके पास। अब देखिए हमने B1 नाम दिया क्योंकि करंट जो था वो क्या था, I1। फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो I1 करंट था और B1 हमने क्या दिया, उसको नाम दिया है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये आ गई, लेकिन जो टॉपिक है वो क्या है, फोर्स निकालना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो पहले ने पैदा करी वो कितनी फोर्स लगा रही है इसके ऊपर। अब फोर्स का फॉर्मूला वो जो आपने कल यूज किया था, F इज इक्वल्स टू BIL। L तो यहाँ पर क्या है, यूनिट लेंथ है, हमने पहले बोला तो L की वैल्यू तो 1 हो गई, तो फोर्स का फॉर्मूला रह जाता है सिर्फ F इज इक्वल्स टू B इंटू I। तो अब लिखिए देन दिस मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस मैग्नेटिक फील्ड will produce a force F2 on सेकेंड कंडक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स पैदा करेगी F2 सेकेंड कंडक्टर पे। तो ये फोर्स किसके इक्वल होगी, F2। देखो ध्यान से, F2 किसके इक्वल होगा, F इक्वल था B इंटू I, B I, लेकिन B तो पहले से किसकी वजह से है, 1 की वजह से, लेकिन करंट तो आपने कौन सा लेना है, सेकंड। करंट के ऊपर ये तो करंट एलिमेंट है, तो F2 फोर्स सेकंड करंट एलिमेंट पे ड्यू टू फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो अब B की वैल्यू पुट करिए, म्यू नॉट I1 I2 और अपॉन में आ गया 2 पाई R। ये है वो फॉर्मूला जो ये बताता है कि करंट इन फर्स्ट कंडक्टर विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहें, रिवर्स का मीनिंग है आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करें, B2 लें, तो अगर आप B2 लेंगे तो देख लीजिए मैं इसके साथ ही आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं। अगर आपने B2 लिया तो फिर B2 किसके इक्वल होगी, म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई R, यहाँ B1 I1, यहाँ B2 I2। अगर आपने पॉइंट P को यहाँ कंसीडर कर लिया तो फिर ये ऐसे हो जाएगा डायग्राम। अगर आप उसी को बच्चे पूछ देते ना कि आपने सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग क्यों की है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब इसकी फील्ड है B2 और वो इस पे फोर्स लगाएगी F1, तो वो जो F1 फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो सेकंड और करंट जो है वो पहले का। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करोगे म्यू नॉट I2 I1 अपॉन में 2 पाई R। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों वैल्यूज ही हमारे पास क्या है, सेम है, चाहे करंट ये लगाए चाहे वो लगाए वैल्यू सेम आएगी। कई बुक्स में आपको ये आर्टिकल जो है वहां पर I स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर वो इसलिए मिलेगा क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही करंट दोनों का सेम लेकर चल रहे हैं। I1 और I2 को अगर आप सेम ले लोगे तो मल्टीप्लाई होते स्क्वायर हो ही जाएगा। अगर आपने I1 और I2 की वैल्यू सेम ले ली, कंस्ट्रक्शन में शुरू में जहां हमने ये लिखा है these two conductors have unit length and same current in same direction, तो वहां पर ये भी हो सकता है having equal current, दोनों का करंट सेम है, तो यहाँ पर अपने आप ही स्क्वायर हो जाएगा, I into I क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये याद रहे, ये जो फोर्स हमने निकाली है
ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की थी। अट्रैक्टिव नेचर इसलिए बिकॉज करंट इन बोथ कंडक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। अगर आप करंट को एक को अपोजिट डायरेक्शन में कर दोगे तो जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव नेचर की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि फोर्स जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या हो जाती है, रिपल्सिव नेचर की हो जाती है। ऐसी एक जो है एप्लीकेशन भी है। हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा है कि अगर आपने एक सोलेनोइड लिया, जैसे ही सोलेनोइड में करंट पास कराया जाता है तो जो सोलेनोइड की रिंग्स होती हैं वो थोड़ा सा सिकुड़ जाती है। सोलेनोइड आपको पता ना, जैसे पेन के अंदर स्प्रिंग होता है, छल्ले जुड़े हुए हैं आपस में। जैसे ही आप करंट पास कराते हो वो सारे छल्ले जो हैं जो पहले से गैप में थे वो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। और उसके सिकुड़ने का रीजन इस कंसेप्ट में है। वो सिकुड़ते इसलिए वजह से हैं क्योंकि जैसे ही आपने करंट पास कराया तो हर छल्ले में करंट सेम डायरेक्शन में है। पहले में भी ऐसे आया, दूसरे में भी ऐसे, तीसरे में भी ऐसे, तो सेम डायरेक्शन में। और एक छल्ला दूसरे छल्ले के लिए क्या है, पैरेलल कंडक्टर हुआ ना, तो एक में करंट की जो डायरेक्शन है दूसरे में भी वही है। और सेम डायरेक्शन होने की वजह से उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। इसकी वजह से जैसे ही आप करंट ऑन करते हो सोलेनोइड जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिंग्स ऑफ सोलेनोइड। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आप अगर लास्ट 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लोगे तो सोलेनोइड वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपको यही रीजन देना होता है कि एज इफ करंट आर सेम इन पैरेलल कंडक्टर्स देन दे विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं तो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक था कि फोर्स निकालनी है हमें दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। जो हमने किया दोनों तरीके से किया कि अगर F1 फोर्स लगे, फर्स्ट फोर्स लगाए तो क्या वैल्यू होगी, और अगर सेकंड फोर्स लगाए तो क्या वैल्यू होगी।